अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. As you know that कि हम लोग अपना थर्ड चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। और अभी तक हम लोगों ने बहुत से रूलर्स पढ़ चुके हैं। वो जो टाइम विद द पैसेज ऑफ द टाइम आ रहे हैं, फिर उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, उसके बाद नया रूलर आ रहा है, हुक्मरान आ रहा है। तो हम लोगों ने सब देख लिया। अभी जो हम लोगों ने देखना है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें है इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। हम लोगों ने अपने जो लास्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने देखा था कि सुल्तान नसीरुद्दीन जो था उसका जो टाइम पीरियड था वो कैसा गुजरा। सुल्तान नसीरुद्दीन को जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे, जो स्टेट अफेयर्स के मामला थे, उनमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं था, वो लीस्ट इंटरेस्टेड था। तो दैट्स वाई उसने उन मामला को डील करने के लिए क्या किया, उसने अपना जो सेक्रेटरी था उसको मुकर्रर कर दिया, जो उसे एज ए गुलाम खरीद के लेके आया था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था बालबन, गयासुद्दीन बालबन, जो हम लोगों ने उसका फिर टाइम पीरियड उसकी वफात के बाद फिर जो तख्त नशीन था वो कौन हुआ? तो सुल्तान जो गयासुद्दीन बालबन था फिर वो तख्त नशीन हुआ। और तख्त नशीन होने के बाद उसने बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी जो पहले हो रही थी उनको खत्म किया। अंडरस्टूड है, जो जब भी कोई नया हुक्मरान आता है तो वो अपनी हिसाब से चीजों को डील करता है। जो उसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले चीजें चल रही होती हैं वो उसे उनमें से जो ठीक लगती हैं वो उनको कंटिन्यू कर लेता है। और जो चीजें लगती हैं उसे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रही तो वो उनको अबॉलिश कर देता है, खत्म कर देता है। और अपने नए रूल इंट्रोड्यूस कराता है, अपने नए असूल और अपने जो नए कवानीन होते हैं उनको बनाता है। तो उसकी जब हुकूमत आई तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एक चैप्टर में है, मुझे बिल्कुल नेम रिमेम्बर नहीं है, एग्जैक्ट नेम उसका क्या था। हम लोगों ने पहले जो स्लेव डायनेस्टी के नाम से हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें भी हम लोग देखा था कि उसमें भी जो था, जो हुक्मरान वो जो गुलाम खरीद के लाए थे वो बाद में एज ए हुक्मरान बने। तो फिर लोगों ने बगावतें शुरू कर दी कि ये इनको गुलाम खरीद के लाया गया था हमारे एरियाज में, और अभी ये जो कि हैं किंग बन गए हैं, बादशाह बन गए हैं, और ये गुलाम होके अब हम पे हुकूमत करेंगे। तो लोगों के जो माइंड सेट थे वो इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर लोगों ने बगावतें शुरू कर दिया, लोग दंगे फसाद लोगों में शुरू हो गए। और इसी की वजह से क्या होता है, तो फिर जो इर्द गिर्द के कबाइल होते हैं वो हमले शुरू कर देते हैं। या फिर उनको ऐसा लगता है कि अब जो इनकी रियासत है वो कमजोर हो चुकी है, सही हाथों में नहीं है, तो फिर वो उसको कॉन्कर करने के लिए, उसको अपने हाथों में लेने के लिए तो उस पर हमले शुरू कर देते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने देखा कि किसकी हुकूमत चल रही थी, गयासुद्दीन बालबन की चल रही थी। अब वो जो उनकी हुकूमत चल रही थी उसने नसीरुद्दीन के जो रूल बनाए हुए थे, उनको बहुत सारे जो रूल थे उनको खत्म कर दिया और फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए। अब हम लोगों ने देखना है कि इन्वेजन ऑफ मंगोल, जो मंगोल थे उन्होंने हमला क्यों किया, और फिर जो गयासुद्दीन बालबन था उसने किस तरह से इस हमले का मुकाबला किया, क्या उसे शिकस्त हुई या वो जीत गया या वो हार गया। इस तरह से सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी उसने अपनाई, कौन कौन से उसने रूल्स बनाए, कौन कौन सी चीजों को उसने कहा कि इन पे अमल दरामद हो गई तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे, अगर इन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम लोग नाकाम हो जाएंगे। जो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी। और आप लोगों को जो हमारा पैटर्न है कि हम लोग किस तरह से लेक्चर डिलीवर करते हैं वो तो भी
अब तक अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो गया होगा। एक ही टॉपिक को 3 दफा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हम लोग इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं, फिर मैं आप लोगों को उर्दू में समरी बता दूंगी, और थर्ड टाइम फिर हम लोग अगेन इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। Okay, without wasting our time, let's start our today lecture. Invasions of Mongols. In the beginning of 13th century, Mongols had attained absolute military power in Central Asia. After the conquest of Baghdad, they invaded Hindustan constantly in 1270 AD. Balban encountered them. Both his son Muhammad Khan and Baghara Khan defeated the Mongols near the Balpur. In 1285 AD, Mongols invaded with greater forces, in which the elder son of Balban named Muhammad Sultan was killed, but Sultan pushed them far off and chased them out of India border. Balban took many steps to obstruct the dangers of Mongols. Due to these steps, the dangers of Mongols invasion ended forever. Okay, the silent feature of Mongols policy of Balban were following. First, जो उसका स्टेप है वो कौन सा है? बालबन changed the policy of going for area of the kingdom for military expeditions. He spent most of his time in the capital of kingdom to encounter the Mongols invasion in time. Balban ensured the loyalty of the tribes of the frontier areas, especially the Khokar. In this way, Mongols could not get the opportunity to enter India silently. Balban reorganized his army and equipped the soldier with modern weapons. Balban made a number of forts in the frontier areas and stationed armed troops there. Due to this, Mongols had to face resistance from place to place. Balban appointed able chief and general to defend frontier area. It made Balban Mongol policy successful, and he got rid of menace of Mongols. Okay. इन्वेजन ऑफ मंगोल का जो है उन्होंने हमला किया किस पर? 23वीं सदी के आगाज में ही मंगोलों ने मुकम्मल फौज के साथ सेंट्रल वस्ती एशिया पर हमला कर दिया। और बगदाद को हासिल करने के बाद वो हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। उनका सामना किससे हुआ? उनका सामना बगदाद से हुआ। उनका सामना गयासुद्दीन बालबन के 2 बेटों से हुआ, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम मोहम्मद खान और बगारा खान है, जिन्होंने मंगोल को दीपालपुर के करीब शिकस्त दी 1285 ईस्वी में। मंगोल और इन्हीं हमलों के दौरान जो बालबन का सबसे बड़ा बेटा था सुल्तान, वो मारा गया। लेकिन सुल्तान ने क्या किया कि मंगोल को सरहदों के करीब ना भटकने दिया, और इंडिया के जो बॉर्डर थी, हिंदुस्तान के जो बॉर्डर थी, हिंदुस्तान की जो सरहदें थी, उनसे दूर धकेल दिया। बालबन ने इन खतरात से निपटने के लिए मंगोल के खतरात से निपटने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, ताकि वो मंगोलों के हमलों से हमेशा हमेशा के लिए बच सके। और उसने जो पॉलिसी बनाई, उनमें से जो कुछ दर्ज है, जो कुछ पॉलिसीज हैं वो नीचे दी गई हैं, उनको हम लोग देखें। सबसे पहले जो बालबन की पॉलिसी थी वो ये थी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो वक्त है वो दारुल हुकूमत में गुजारेगा, और जंगी महारतों के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? इससे कि वो मंगोल्स के जो हमले होंगे उन पे टाइम से निपट सकेगा। दूसरा जो है उसने पॉलिसी क्या बनाई? दूसरा उसने पॉलिसी बनाई कि वो जो फ्रंटियर्स इलाके हैं, जो सरहदी इलाके, कबाइल के इलाके हैं, उनकी वफादारी को उसने यकीनी बनाया। इस तरह से क्या होगा कि मंगोल के लोग जो हैं, जो उनकी फौजी हैं, वो खामोशी के साथ इंडिया में दाखिल नहीं हो सकेंगी, हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगी। फिर जो तीसरी उसने पॉलिसी बनाई बालबन ने, उसने ये बनाई कि अपनी जो फौज थी उनको
जो जदीद हथियार थे उनके साथ उनको नवाजा या उनको जदीद हथियार दिए। चौथी जो पॉलिसी तो बालबन ने वो ये बनाई कि उसने चौथी जो पॉलिसी बालबन ने सरहदी इलाकों में कई जो किले तामीर किए और वहां पे जो फौजें थी वो तैनात की, ताकि जो मंगोल हैं इस तरह मंगोलों को हर जगह से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और वो जहमत का सामना करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह। पांचवी जो उसने पॉलिसी बनाई थी वो थी बालबन अपॉइंटेड एक बल्कि बालबन ने जो बहुत ज्यादा काबिल जो चीफ थे और जो जनरल थे वो उसने फ्रंट वाले जो इलाके थे जो स्टार्ट के इलाके थे वहां पे उसने तैनात किए और इस तरह से क्या हुआ कि वो मंगोल को शिकस्त देने में हमेशा हमेशा के लिए उनसे जान छुड़वाने में कामयाब हो गया। Okay, now let's start again. Invasions of मंगोलों के हमले in the beginning of 13th century 13th सेंचुरी के 13वीं सेंचुरी के आगाज में ही जो मंगोल था उन्होंने क्या किया, मंगोल जो थे उन्होंने बहुत सारी जो फौज थी, मिलिट्री फौज थी, उसको इकट्ठा कर लिया उन पे। तो उन्होंने फिर बस्ती जो एशिया था उस पे हमले शुरू कर दिए। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बगदाद, बगदाद का जो इलाका था, बगदाद की जो स्टेट थी, जो कंट्री थी, उसको उन्होंने फतह करने के बाद, उसको उन्होंने हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, अंडरस्टूड है जब आप एक इलाका, एक स्टेट, एक मतलब कंट्री पता कर लेते हो तो फिर आपका हर्डल खत्म हो जाती है, फिर आप उससे आगे मूव ऑन करते हो। तो सबसे पहले मंगोल ने कौन से इलाके को फतह किया, ये उसके बाद बगदाद को, और उसके बाद वो हिंदुस्तान की तरफ मूव ऑन हुए। और कॉन्सिडेंटली मतलब मुसलसल आगे को वो बढ़ते गए। एक इलाका फतह कर लिया तो वो ये नहीं कि वो वापस जा रहे थे, एक इलाके को फतह करने के बाद वो आगे मूव ऑन हुए दूसरे इलाके को फतह करने के लिए, और वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते गए। बालबन इनकाउंटर देम, बालबन ने उनका मुकाबला किया। तो बोथ ही सन जो दोनों उसके बेटे थे, जिसके गयासुद्दीन बालबन के दो बेटे थे, उनको उन्होंने भी उसको किसको मंगोल को शिकस्त दी। कहाँ पे, नियर दीपालपुर, दीपालपुर के करीब मंगोल के दोनों बेटे ने जो सॉरी बालबन के दोनों बेटों ने मंगोलों को शिकस्त दे दी एक दफा। अब क्या हुआ, इसी शिकस्त के दौरान, इसी जंग के दौरान जो बालबन का बेटा था, जो कि जंग में डेफिनेटली शहादतें भी होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मंगोल इन्वेडेड विद ग्रेटर फोर्स इन विच एल्डर सन ऑफ बालबन नेम्ड मोहम्मद सुल्तान वाज किल्ड, बट सुल्तान pushed them far off and chased them out of India borders। कि मंगोलों ने एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी फोर्स के साथ, लोगों के साथ, अपनी अफवाज के साथ एकदम जब इन पे दोबारा से हमला किया तो क्या हुआ कि वो आगे से रेजिस्ट नहीं कर पाए, उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। और जब उन्हें मौका नहीं मिला तो उस दौरान उस पर बालबन का बड़ा बेटा था सुल्तान, सुल्तान वो मारा गया, मोहम्मद सुल्तान वो मारा गया। तो उसके मरने के बाद जब उसको उसकी वफात हो गई तो सुल्तान ने उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया। नो डाउट उसका एक बेटा मारा गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सरहदों के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया, किनको, मंगोल को। उन्होंने फिर भी उसका डट के सामना किया, मुकाबला किया, और मंगोल को इंडिया के जो बॉर्डर थे, हिंदुस्तान की जो सरहदें थी, उनसे दूर उन्होंने उसे फेंक के मतलब दूर से निकाल दिया, उनकी सरहदों में उसे दाखिल नहीं होने दिया। अंडरस्टूड। अब उसको एक दफा जो उसकी सरहद में दाखिल हो चुके थे या वो नजदीक आ चुके थे, और उसकी वजह से उसका जो बेटा था वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। तो उसे मंगोल को जो था, अब जो बालबन था, तो उसको अब मंगोलों से लड़ने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तो उसने क्या किया कि मुझे इन लोगों से लड़ने के लिए उसने डिफरेंट जो स्ट्रेटजी थी उनको अपनाया, ताकि वो मजीद नुकसानात से बच सके और जो और नुकसानात का सामना ना करना पड़े। तो उसने कौन से ऐसे स्टेप थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसने की कि वो मंगोलों के हमलों से बच सके। बालबन टुक मैनी स्टेप्स टू obstruct द डेंजर ऑफ मंगोल, कि बालबन ने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए, बहुत सारी ऐसी चीजें की, बहुत सारी ऐसे स्टेप लिए, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ताकि वो जो मंगोल हैं उनके हमलों से, उनके खतरात से अपनी रियासत को, अपने लोगों को, अपनी कंट्री को बचा सके।
ड्यू टू दिस स्टेप, और इन्हीं स्टेप की वजह से, इन इकतदाम की वजह से, द डेंजर ऑफ मंगोल, जो मंगोल्स का खतरात था कि वो हमारी जो सरहदें हैं उसमें एंटर हो जाएंगे और इस इलाके को कॉन्कर कर लेंगे, कि इस इलाके को फतह कर लेंगे, वो क्या हुआ, वो नाकाम हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए। ये तो हम लोगों को ना रिजल्ट पहले बता दिया कि मतलब पेपर होने से पहले रिजल्ट बता दिया, तो वो हम लोग टॉपिक अब जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में उन्होंने पहले बता दिया है कि उनको शिकस्त हो गई थी, किनको, मंगोल्स को। किसके थ्रू? बाल्बन के थ्रू। अब बाल्बन ने कुछ स्टेप्स अपनाए थे, कुछ स्टेप्स उसने मद्देनजर रखे थे, जिन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए या जिन स्टेप्स के ऊपर, उन इकदामात के ऊपर अमल करते हुए मंगोल्स को उसने शिकस्त दी थी। वो स्टेप्स कौन से थे और कौन सी ऐसी पॉलिसियां थी जो उसने बनाई थी, उनको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले में पता चल चुका है कि मंगोल्स को शिकस्त हो चुकी है। सबसे पहले जो उसने पॉलिसी बनाई वो ये थी, द साइलेंट फीचर ऑफ मंगोल पॉलिसी बाल्बन आर फॉलोइंग। नीचे दी गई कुछ पॉलिसी हैं, कुछ इकदामात हैं जो मंगोल ने बनाए थे, बाल्बन ने बनाए थे मंगोलों से लड़ने के लिए। बाल्बन चेंज द पॉलिसी ऑफ going off areas of the kingdom for military expeditions. He spent most of his time in the capital of kingdom to encounter the Mongols invasion in time. कि बाल्बन क्या क्या, कि बाल्बन ने जो अपनी पॉलिसी थी, जो अपना एक उसने बनाई हुई थी, एक माइंड सेट किया हुआ था कि जंगी महात्मों के लिए वो दूर दराज इलाकों में जाते थे, वहां पे वो प्रैक्टिस करते थे। जैसे वी कैन से दैट, हम लोग एक कोटेशन भी सुनते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो जंगों को लड़ने के लिए प्रैक्टिस करते होते थे, दूर दराज इलाकों में जाके फौजियों के साथ जाके प्रैक्टिस करते होते थे। लेकिन जब उसे ये खतरा फील हुआ, जब उसे पता चला कि अब मंगोलों ने हम पे हमला करना है, तो उसने सबसे पहला जो स्टेप लिया, सबसे पहला जो कदम उसने उठाया, सबसे पहला जो इक़्तिदाम उसका था, वो उसका ये था कि उसने दूर दराज इलाकों में नहीं जाना, मतलब अपनी स्टेट के, अपने दारुल हुकूमत के अंदर रहना है। जो दारुल हुकूमत होते हैं, दारुल हुकूमत कैपिटल होता है किसी भी कंट्री का, जब आपने उस पे कब्जा कर लिया तो मतलब आपने पूरी स्टेट पर, पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया, तो उसको आपको बचा के रखना होता है। तो सेम उसने वो जो उसका कैपिटल था किंगडम का, उसने उसी में रहने का फैसला किया। सबसे पहला उसका फैसला ये था, ताकि अगर मंगोल हम पे हमला करते हैं तो उनको वक्त के साथ जवाबी कार्रवाई दी जा सकते, उनको जवाब दिया जा सके। तो ये सबसे पहला उसका जो इक़दाम था वो उसने किया कि वो अपनी जो किंगडम थी उससे बाहर नहीं निकलेगा और यहीं पे जंगी महात्मों की प्रैक्टिस करेंगे, उनकी करेंगे वो। दूसरा उसका जो इक़दाम था वो था, बाल्बन इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द ट्राइब ऑफ द फ्रंटियर एरियाज, स्पेशली द खोखर्स। इन दिस वे मंगोल कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इंडिया साइलेंटली। कि बाल्बन ने दूसरी पॉलिसी क्या की, कि दूसरी पॉलिसी, उन लोगों के साथ उसने खिताब किया, लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन की उसने, और उनको अपने एतमाद में लिया, उन्हें बताया कि हमें किस तरह के खतरात का सामना है, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए ताकि हम लोग मंगोल के जो हमले हैं इनसे बच सकें। तो उसने जो वहाँ के फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स मीन होता है कि जब भी हम किसी सरहद में, किसी सिटी में, किसी कंट्री में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो बॉर्डर के इलाके होते हैं उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है, फ्रंटियर एरिया, जो उनकी सरहद के सबसे स्टार्टिंग में होते हैं चारों साइड पे। तो वो जो फ्रंटियर इलाके थे, ट्राइब थे, वहां पे जो लोग रह रहे थे, उन लोगों के साथ उसने जाके कम्युनिकेशन की और उन्हें बताया कि हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, हम लोग आपकी मदद के बगैर मंगोल का सामना नहीं कर सकते, तो आप हमारे साथ ताउन करें और हमें बताएं कि जब आप लोगों को कुछ भी ऐसे निशानात, असरात या कुछ ऐसे लगता है कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं या कुछ है, तो आप फौरन से हमें उसी टाइम पे हमें इतला दें, कैपिटल में बताएं, अपने सरदार को बताएं, या जो भी है। तो सबसे पहले उसने लोगों को अपने एतमाद में लिया, ताकि इस तरह से क्या होगा कि जो लोग जो करने होंगे उनको पता होगा कि हम पे हमला होने है, तो हम लोगों ने हर वक्त तंदुरुस्त वो एक्टिव रहना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मंगोल होंगे वो आसानी के साथ या खामोशी के साथ इंडिया की जो सरहदें हैं उनमें दाखिल नहीं हो सकेंगे।
तीसरा जो स्टेप उसने लिया वो था बालबन रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी एंड कोपायर्ड द सोल्जर विद मॉडर्न वेपन। क्योंकि उसने जब देखा, वो पहली दफा उसने वापस भेजा था मंगोल की फौजों को, तो उनको देखा एक तो वो बहुत तादाद में थे, दूसरा उनके पास वेपन बहुत थे। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मुझे अपने इनसे लड़ने के लिए एक तादाद की जरूरत भी है, दूसरा मॉडर्न वेपन की भी जरूरत भी है। तो उसने जो अपनी फौज थी उनको दोबारा क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया, उन दोबारा इकट्ठा किया, उन्हें दोबारा से स्ट्रेटजी बताई कि हम लोगों ने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अब दोबारा करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोबारा नहीं करनी है। और फिर उन्हें ये जो नए हथियार थे, पहले लोग लोग जंगे कैसे लड़ते थे, पहले लोगों को जंगों के जो हथियार होते थे वो डिफरेंट होते थे। अब तो बॉम्ब ब्लास्ट आ गए हैं, एक बॉम्ब आपने ब्लास्ट किया तो पूरी स्टेट गई। तो पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले किस तरह से पहले चाकू छुरियां तलवारें इस तरह की चीजें होती थी जिनके साथ या तीर कमान या इस तरह की चीजें होती थी, और बहुत सारी ऐसी और भी हैं जिनके साथ लड़ा जाता था। तो उसने उस लिहाज से उस वक्त के टाइम पीरियड के हिसाब से जो मॉडर्न चीजें थी, मॉडर्न इक्विपमेंट थे, मॉडर्न वेपन थे, उनके साथ अपनी जो लोग थे, अपनी आर्मी थी, अपनी फौज थी, उनको दिए कि आप लोगों ने इसके साथ जंग लड़नी है। ये तीसरा स्टेप था उसका। चौथा जो स्टेप था उसका, बालबन मेड ए नंबर ऑफ फोर्ट इन द फ्रंटर एरियाज एंड स्टेशन आर्म्ड troops there due to these Mongols had to face resistance from place to place। उसने क्या किया, जो फ्रंटर एरिया थे उसने वहां पे बहुत सारे क्या बना दिए, वहां पे बहुत सारे किले बना दिए, वहां से बहुत सारी सुरंगें बना दी जिनके अंदर फौजी जो थे वो छुप के बैठ सके। जो फ्रंटर एरिया थे, जो इलाके थे जहां से उन्होंने दाखिल होना था फौजों ने, मंगोल की फौजों ने, उन्होंने वहां पे किले बना दिए। उससे क्या हुआ कि अगर वो दाखिल होंगे तो उनका मुकाबला किया जा सकेगा। और वहां पे उन्होंने जनरल जो थे वो तैनात कर दिए। इस तरह से मंगोलों को क्या हुआ कि उन्हें हर जगह से, जिस जगह से भी, जिस साइड से भी वो स्टेट में दाखिल होने की, इंडिया के सरहदों में दाखिल होने की कोशिश करते थे, उससे क्या होता था, उससे उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता था, वहां से उसे मज़ाहमत मिलती थी। तो इस तरह से बालबन को ये भी एक गुड पॉइंट मिला। ये उसके इकदाम थे। पांचवा जो है वो ये है कि बालबन अपॉइंटेड एबल चीफ जनरल डिपेंडेंट फ्रंट एरिया। मतलब क्या हुआ कि बालबन जो फौज होती है उसमें कुछ काबिल लोग भी होते हैं और कुछ मेडियोकर भी होते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो बाल्दुन को जो लगा कि जो काबिल लोग हैं उसके, जो ज्यादा लड़ सकते हैं, उसने उनको फ्रंट पे रखा, फ्रंट लाइन पे रखा। तो उनको उन्होंने फ्रंटियर पे भेज दिया, जो पहले इलाके थे वहां पे। पहले तो उसने सुरंगें बना दी, फिर उनके जो अच्छे जनरल थे, अच्छे फौजी थे, जो जो बहादुर फौजी थे, जिनमें इंटेलिजेंसी ज्यादा थी या जो जंग ज्यादा लड़ सकते थे, जिनके पास जंगी महारत थी, उनको उन्होंने उस फ्रंट इलाकों में उन जगहों पे भेज दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि वो मंगोलों से हमेशा हमेशा के लिए बालबन को निजात मिल गई। ओके। अब ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट बहुत कम पूछा जा सकता है। ये आप लोगों को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, कि वो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जो गयासुद्दीन बालबन ने अपनाई थी, अपने जो इलाका था, हिंदुस्तान के जो सरहद थी उसको बचाने के लिए। उसने कौन कौन सी जो पॉलिसीज थी वो उसने बनवाई थी। तो ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बहुत ही कम बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक दो यही बन सकते हैं कि जो मंगोल्स हैं उन्होंने सबसे पहले किस पर हमला किया या कब हमला किया। तो इसमें ये आ सकता है कि उसमें 13th सेंचुरी में जो थे हमले स्टार्ट हुए, तो उसके बाद मंगोल एंटर हुए इससे सेंट्रल एशिया की तरफ। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। आफ्टर दैट ये आता है कि बगदाद को उन्होंने कब उन पे हमला किया, और फिर वो हिंदुस्तान में दाखिल किस टाइम हुए, मतलब हिंदुस्तान के सरहदों में दाखिल किस टाइम हुए। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड ये भी पूछा जा सकता है कि उसका जो कौन सा बेटा था, कि वो या किस ईयर में, ये 1285 AD में, ईस्वी में, जो सुल्तान गयासुद्दीन बालबन का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद सुल्तान वो मारा गया। ये डेट पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है उसका कौन सा बेटा मारा गया, उसका नाम पूछा जा सकता है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तान गयासुद्दीन बालबन के कितने बेटे थे।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जब उन्होंने मंगोल्स ने हमला किया उनके स्टेट पर, तो उन्होंने कौन सी जगह पर, कौन से मुकाम पर उन्हें शिकस्त दी। तो नियर दीपालपुर, ये वाला भी आपसे एमसीक्यू टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब हमारे नेक्स्ट आई थिंक सो 2 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, एंड आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।